अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और वीकेंड के बाद हम लोग आप लोगों से मिल रहे हैं और उम्मीद है हमेशा की तरह कि ये हफ़्ता भी आपका बड़ा अच्छा गुजरेगा और आप तरोताज़ा होंगे और वीकेंड भी आपका बहुत बहुत अच्छा गुजरा हुआ होगा। और अब नया वीक पिछले की तरह पूरे जोशो खरूज से गुजारने के लिए आप तैयार होंगे जैसे हम लोग तैयार हैं। मगर आपको कभी अपनी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और एतमाद दोबारा से हासिल करने के लिए ना पिछले तमाम असबाब को कह लें कि रिवाइज़ करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हुई है पिछले हफ्ते, अगर कोई अच्छी चीज़ हुई है तो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि जनाब आप अपनी पर्सनालिटी को भी गैदर करें। आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, अपनी सोचों को जमा करें ताकि ये वीकेंड भी आपका अच्छा गुजर सके। कहते हैं कि कोई नसीहत, कोई बात उस वक्त तक आपके अमल में नहीं आ सकती जब तक वो आपके जहन, आपकी यादाश्त का हिस्सा ना बन जाए। अब एक बात जब आपकी यादाश्त में आ जाती है ना तो वो आपकी आदत खुद ब खुद बन जाती है, डेवलप हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि कोई नोटबुक अपने पास रखें, या आप तो हमारे मोबाइल्स का कह लें कि ट्रेंड बनता जा रहा है तो आप इसके लिए अपने मोबाइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई ऐसी ऐप्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, जिनमें आप अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो, आपने देखना हो, उस चीज़ को परखना हो तो आप ज़रूर आप ये टेंशन में आप ना हो कि ओहो मैं तो अपनी नोटबुक यहाँ पर मैं अपनी डायरी घर भूल गई हूँ, तो आपके फ़ोन में वो चीज़ होंगी। ये तो हो गया ओवरऑल ज़िंदगी के हवाले से कामयाब एक नुस्खा हमारी तरफ से। अब इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं और एक दिन को कामयाब बनाने की बात करते हैं। जैसे एक घंटा कई लम्हों पर मुश्तमिल होता है, बिल्कुल वैसे ही एक साल है वो महीनों और हफ्तों और दिनों पर मुश्तमिल होता है। जैसे इम्तिहान में बैठकर ये एहसास होता है ना कि हर लम्हा कीमती है और हर लम्हे को बेहतर बनाना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपना साल बेहतर बनाना चाहते हैं ना तो अपने महीनों को बेहतर बनाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मंथ्स बेहतर हों तो अपने हफ्तों को बेहतर बनाएं। और सेम इज़ इट इज़, अगर आप अपने हफ्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने दिनों को बेहतर बनाएं। अब सवाल है कि दिन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये एक ही सूरत में बेहतर बन सकता है कि आप इसे भरपूर प्रोडक्टिव तरीके से गुजारें, अपने सारे काम भी मुकम्मल करें और उसको एंजॉय भी करें। दिन शुरू करने से पहले अपना एक चार्टर, एक चेक लिस्ट बनाएं, पिछले वीक का जायज़ा लें और इस वीक के गोल्स को सेट करें। एक एक करके तरतीब के साथ अपने सारे काम लिखें, उनके साथ उनके औकात भी लिखें, टाइमिंग ज़रूर लिखें ताकि आपको पता होना चाहिए कि इतने टाइम में मैंने ये काम करके मुकम्मल करना है। और मुकम्मल ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने सारे कामों को कह ले के कंप्लीट करें। पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी बात कर ली जाए ताकि हमारी ज़िंदगी भी बेहतर गुजरे और साथ ही साथ आपको भी हम प्रो टिप्स दे सके रिगार्डिंग लाइफ। तो ये हमारी कह लें कि प्रो टिप थी आपके लिए। अभी आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और आज का हमारा सेगमेंट उन ख़वातीन के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। कुछ ऐसे मसाइल हमारी ज़िंदगियों में आते हैं। अब माँ बनने की खुशी एक ऐसा ख्वाब है जो हर औरत की आंखों में पलता है, लेकिन कभी कभी ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। हमल का ज़ाया हो जाना यानी मिसकैरेज एक ऐसा सदमा है जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि आपकी रूह को भी झंझोड़ कर रख देता है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि अक्सर ये सानेहा सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होता। कई बार हमारी अपनी गलतियाँ जिसमें हमारी ग़िज़ा आ जाती है, तर्ज़ ज़िंदगी आ जाता है और सेहत की गफलत भी इसकी एक बड़ी वजह बन जाती हैं। तो आज हम अपने सेगमेंट में यही बात करेंगे कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, उसके बाद औरत की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं और सबसे अहम चीज़ कि हम ग़िज़ा और डाइट प्लान क्या होना चाहिए जो हमल से पहले और बाद में अपना नहायती कह लें कि एक ज़रूरी किरदार अदा करे। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सुंबल हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और उनसे बात करेंगे कि ये इतनी चीज़ बढ़ती क्यों जा रही है। और डॉक्टर आमना अली ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। तो आमना आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में और डॉक्टर सुंबल आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और दूसरा आप लोगों से ये कहना चाहूँगी अगर कोई भी इससे रिलेटेड आप लोगों का भी मसला है और उसके हवाले से आप जानना चाहते हैं
डाइट के हवाले से या डॉक्टर साहिबा से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुंबल आप ही की तरफ आऊँगी। आज हमने मिसकैरेजेस के ऊपर बात करनी है, बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा हमारी मैंने अभी रिसेंटली 2-3 लोगों से मैं मिली हूँ, मेरे सर्कल में है, और मुझे यही सुनने को मिला है कि हमने कंसीव किया बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ मंथ और 15 to 20 डेज़ मिसकैरेज हो गया। ये इतना बढ़ता जा रहा है ये चीज़ कि मिसकैरेजेस पे मिसकैरेजेस होते जा रहे हैं, और ख़ासतौर पर फर्स्ट जब आप कंसीव करते हैं तो उस पे मिसकैरेज होना। तो मुझे फिर किसी ने कहा कि ये बड़ा कॉमन है, और इसमें इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन है कि फ़र्स्ट अगर आपका मिसकैरेज हो गया। वाकई ऐसा है? एक्चुअली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनलकीली हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी प्रॉब्लम्स, ये सारा कुछ अर्ली मिसकैरेजेस को लीड कर रहे हैं। लाइक कि उधर शादी हुई, सब ने फोकस किया, खुशखबरी सुनाई, और साथ ही पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है, हार्ट बीट डेवलप नहीं हो रही। अगर हार्ट बीट डेवलप हो जाती है तो फिर ब्लीडिंग एकदम से शुरू हो जाती है। मैं तो आजकल इमरजेंसी गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, क्योंकि रात में अक्सर लोगों का परेशानी में मुझे फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब हम मेडिसिन भी ले रहे थे, उसके बावजूद भी हमारी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, और लोग पैनिक हो जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे बड़ी रीज़न जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो यही है कि उसमें बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही होती। हार्ट बीट डेवलप नहीं हो रही। क्या वजह है कि ग्रोथ नहीं बेबी की हो रही होती है? ऐसे कौन से की फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी जेनेटिक्स का है। अच्छा। लाइक हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस में भी मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इवन कुछ लोग प्री डायबिटिक होते हैं जिनका वेट ज़्यादा है, और पीसीओ में 50% लोगों का प्री डायबिटिक होते हैं, और जो ही वो प्रेगनेंसी में एंटर होते हैं तो सब बताते हैं कि जी अब आपको रेस्ट करना है, कैलोरीज इनटेक हो जाता है, वेट पुट ऑन हो जाता है, उसकी वजह से आपकी बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाती। और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसमें जेनेटिक है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है कि आपकी बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही। अदरवाइज आपने देखा है कि कितने एबनॉर्मल बेबीज फैमिली को फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल, और वो एक अलग से कह लें कि परेशानी होती है, एक स्टिग्मा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर बेबी की हार्ट बीट बन गई है और 8-9 वीक्स तक ग्रोथ हो गई है, तो फिर क्यों एकदम से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, यूट्रस का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, प्रीटर्म लेबर शुरू हो जाती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह इन्फेक्शन है। हमारे लोग पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, मल्टीपल बाहर के वॉशरूम यूज ये करना। कितने अरसे बाद होता है ये अगर आपकी हार्ट बीट आ गई है, हाँ, मतलब सही अच्छे तरीके से ग्रोथ भी हो रही है, आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं, बट एकदम से ऐसा हुआ कि आप नेक्स्ट विजिट पे गए और आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कहा आपकी तो बेबी की हार्ट बीट नहीं है 8-9 वीक्स पे, तो ये भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज ना हो रहा हो, जिसे वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यीस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, आपको यूरिन पास ना हो रहा हो बार बार, फ्रीक्वेंसी ना ज़्यादा हो, अर्जेंसी ना ज़्यादा हो, डिफ़िकल्ट यूरिनेशन ना हो, इन सारी चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। और आजकल सबसे ज़्यादा लोग जो मेरे पास आ रहे हैं वो इन्फेक्शन के साथ हैं। चेस्ट इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है कि डॉक्टर साहब बॉडी पेन्स हैं, एक्स हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, फीवर की स्पाइक आती है, ये सारी चीजें लीड करती हैं इन्फेक्शंस को, और जो बेबी के ऊपर बाद मिसकैरेजेस को भी लीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर आमना की तरफ जाना चाहूँगी। डॉक्टर आमना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि शादी हो जाती है और उस पे तो सारा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन डाइट पे उस ब्राइड की डाइट क्या होनी चाहिए, उसकी सेहत किस तरह की होनी चाहिए, न्यूट्रिशन डेंस उसकी डाइट है कि नहीं है, वो हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो वो कितनी इम्पॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, फैसल हैं, और मरी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
जी फैसल साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये था कि एक तो मेरे तकरीबन मेरी वाइफ के 10-12 मिस कैरेज हो चुके हैं और 3 बच्चे मेरे फौत भी हो चुके हैं, तकरीबन 3-3, 4-4 दिनों के। अच्छा, मतलब आपके 10-12 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और बच्चों की डेथ भी हो गई हुई है। जी जी। ठीक है जी, ये इसमें बड़ा हाँ जी, क्रिटिकल सबसे और बड़ा ही critical अफसोसनाक scenario है, बड़ा सिनेरियो है। अफसोसनाक वाकया है जिसमें पूरी फैमिली इफेक्ट करती है। बिल्कुल, मैं बेशक। बहुत सारे कपल को फेस करती हूँ जिसमें हमारी भी बहुत ज़्यादा दुख की कंडीशन होती है, मगर इसमें सबसे बड़ा रोल आता है ये कज़न मैरिजेस का। ओह। कज़न मैरिजेस में रिपीटेड मिसकैरेजेस, अर्ली प्रीटर्म बर्थ और बर्थ के बाद अर्ली नियोनेटल डेथ्स बहुत कॉमन है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जेनेटिक टेस्टिंग करें। हम जो ही कपल प्रेग्नेंट होता है उससे पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं और प्रेगनेंसी में एक टेस्ट लेते हैं जिसे हम कहते हैं CVS, मतलब प्लेसेंटल टिश्यू से हम जेनेटिक मटेरियल लेते हैं, DNA टेस्टिंग करते हैं और उस पे हम रूल आउट करते हैं कुछ डिसऑर्डर हैं, एंजाइम लेवल पे डिसऑर्डर हैं, फॉर्मेशन में डिसऑर्डर हैं जो कि डायग्नोज हो जाते हैं कि ये बच्चों को क्या रीज़न थी कि मिस कैरेजेस में अगर हार्ट बीट नहीं बनी, फैसल साहब आपकी मिसेस में अगर वो प्रेग्नेंट हैं और उसमें हार्ट बीट नहीं बनी तो वो तो एक जेनेटिक कॉज है। लेकिन अगर बच्चा आगे चला गया, बर्थ हो गई, बर्थ भी हो गई और उसके थोड़े दिन बाद अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसमें आपको डेफिनेटली रूल आउट करवाना है। ये जेनेटिक्स का भी ये जेनेटिक्स का रोल है इसमें बहुत ज़्यादा। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, विहाड़ी से उनका ताल्लुक है और रुखसाना उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना 3 बच्चे हैं मेरे और उसके बाद ना मेरा मुसलसल वेट बढ़ता जा रहा है और ना पीसीओएस की भी मैम बात कर रही थी ना, तो मुझे पीसीओएस का बता रहे हैं, मसला बता रहे हैं डॉक्टर से भी। मैंने लास्ट मंथ चेकअप करवाया था और ना पीरियड का मसला है मैम, बहुत कम आते हैं और वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरी 30 एज है। ठीक है, मतलब वेट बढ़ता जा रहा है और PCOS का भी प्रॉब्लम है, ऐसा वो समझ रही है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से डाइट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसमें डाइट भी, वेट अगर कंट्रोल कर लेंगे तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी आपके, तो उस पर क्या कहेंगे डॉक्टर आमना आप? अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बात की कि हमारा जो सारा फोकस होता है वो शादी पे होता है और उसके बाद फ़ौरन से खुशखबरी, तो ये बिल्कुल सही बात है। असल जो मेन वजह है ना, जो आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, वो यही कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो वेल प्लान नहीं होती है। अब आप ये देखें कि जब आपने प्रेग्नेंट होने का अगर आप सोच रहे हैं उसना, तो आप अपने प्री नेटल जो वाइटामिन्स हैं, आप सप्लीमेंट्स मल्टी वाइटामिन्स वो लें, उसके साथ साथ डाइट अच्छी होना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जैसे आपने वाइटामिन्स की बात की है, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे कितनी देर पहले हम लोग वो वाइटामिन्स लेना शुरू कर दें, और दूसरा कि कौन कौन से वाइटामिन्स लेने चाहिए उसमें? आप मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, प्री नेटल वाइटामिन्स जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें बायोटिन, फॉलिक एसिड, ये सारे आयरन, कैल्शियम। आप अपने टेस्ट लाजमी एक तो करवाएं, टेस्ट कराने का एक यहाँ पे ट्रेंड नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाती, तो आप अपने टेस्ट प्रॉपर कराएं और मल्टी वाइटामिन्स जो है वो लेने शुरू करें। और वेट की, जैसे इन्होंने अभी कॉलर ने भी बात की कि वेट जो पुट ऑन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो जब आपने प्रेगनेंसी से पहले जो आपका वेट है वो बहुत मैटर करता है। आपका जो BMI है वो बिलो 25 होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए। उसके साथ अगर प्रेगनेंसी होगी तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो ओवरवेट या ओबीस लड़कियां होती हैं और वो जब प्रेग्नेंट होती है तो फिर उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री एक्लेप्सिया, इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस है, और फिर डिलीवरी के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो बेहतरीन इसका यही है कि आप हेल्दी और अच्छी डाइट रखें, उसमें आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें, नेचुरल, और ये जो प्रोसेस्ड डाइट है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, जंक फूड है, इसको आप अवॉइड करें और अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो जितना एक्टिव हो सके वो रखें, उसको लेकर चलें। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, जैसे ये पेशेंट ने कहा कि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आपने वेट पुट ऑन किया, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका वेट और पुट ऑन होता है, और ये मिक्स्ड होके आप ऐसा विशियस साइकिल चलाते हैं कि अगर आप डाइट कंट्रोल भी कर लें तो फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा होता। इसी को हम PCO कहते हैं। और जैसे इन्होंने पूछा तो इसमें ही सबसे बड़ा इशू आता है ब्लीडिंग का, कि आपके पीरियड्स कम होना शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जो हार्मोनल सिम्टम्स आते हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा एक्नी, हेयर ग्रोथ, प्रॉब्लम हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है,
और अगर आप कंसीव करना भी चाहें तो आप वो irregular बड़ा मुश्किल हो cycle जाता है। और ये PCOS की वजह से कंसीव नहीं कर सकते। चलो हमें एक गेस्ट ने कॉलर ने ज्वाइन किया है, मुस्तफ़ा है मियाँ वाली से उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुस्तफ़ा साहब, ठीक हैं? क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी एक बच्ची हुई 6 साल की हो गई है। हेलो जी जी बोलें बोलें। जी, तो वो ऑपरेशन से हुई थी, फिर 2 साल को वक्फा किया, फिर बच्चा हुआ ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से हुआ। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसका कोई और भी हल है? फिर 4 साल का कम अज कम 4.5 साल का वक्फा हो गया है, ऑपरेशन के बगैर भी काम हो सकता है? ठीक है मुस्तफ़ा साहब, ठीक है। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो लोग हमसे पूछते हैं कि आफ्टर 1 सिजेरियन सेक्शन क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसे हम कहते हैं वी बैक, यानी बिल्कुल 70 to 80% केसेस में आफ्टर सिजेरियन सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। मगर अच्छा। उसमें हमें ये देखना है, जैसे अभी इन्होंने मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि मेरी जो बच्ची है पहली और वो आपकी 6 प्रेगनेंसी साल। में बड़ा अच्छा डिफरेंस 6 है। साल का है, तो वो बहुत लेकिन अच्छा दूसरा गैप भी है, जो कम उनका अज़ बेटा हुआ है वो भी 2 इयर्स तकरीबन हाँ। इतना है। जी। तो अगर आपका वक्फा 2 साल का है तो आप बिल्कुल नॉर्मल के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर वही आ जाती है कि हमें चंद चीज़ों को देखना है कि बच्चे की पोजीशन कैसी ठीक है। अगर तो बेबी सीधा है, जिसे हम कहते हैं कफेलिक पोजीशन है, तो नॉर्मल हो सकता है। अगर कोई साथ में डिसऑर्डर नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर नहीं है, अनकंट्रोल शुगर नहीं है, इवन इनमें भी हम प्रेफर करते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं। ओके। ये जो एक मिथ है ना कि डॉक्टर सिजेरियन कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पे मैसेज कन्वे करना चाहूँगी। इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अगर आप खुद कोशिश करें, क्योंकि अपना बहुत सी weight खवातीन reduce कहती हैं जी करें। हम पूरे 9 महीने डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी आपका नॉर्मल है, आपका नॉर्मल है, लेकिन जी। जैसे End ही पे operate हो जाते जाता है। हैं हम लोग डिलीवरी के लिए तो डॉक्टर कहते हैं जी आपका तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता, बिल्कुल। आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ गई, अब जी आपको सिजेरियन की तरफ जाना मुनीबा, पड़ेगा। इसमें एक बात ये भी है कि यहाँ पे ना लोग गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने से भी हिचकिचाते हैं। हाँ, अगर कोई ना डरते कोई हैं। मसला हुआ है ना तो वो घर में ही कोशिश करेंगे हाँ। हम उसको किसी तरह सॉर्ट आउट कर लें, कुछ भी टोटके कर लें, हाँ। वो जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास। तो टाइमली डॉक्टर के पास जाना और बड़ा चेकअप जरूरी कराना और बहुत दूसरा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप शुरू से अपना लाइफ स्टाइल एक्टिव Active रखें, रखें, हाँ। सीडेंट्री लाइफस्टाइल ना रखें। मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ नॉर्मल डिलीवरी आपके हाथ में है। अगर आप एक्टिव रहते अच्छा, हैं। डिलीवरी का दूसरा आजकल फॉल्स प्रेगनेंसी का टर्मिनोलॉजी जो है ना बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। क्या है फॉल्स प्रेगनेंसी? ये इसमें ऐसा ही होता है कि कपल पूरा कॉन्शियस होता है, घर में आप टेस्ट करते हैं, अच्छा। उस पे एक लाइन डार्क आती है ओके। और एक फेंट आ रही होती ठीक है। है। उसके बाद अगर हम पेशेंट को कहते हैं बीटा ECG करवाएं तो वो 100, 150, 79 मतलब बिलो 100 आ रहा होता है। अब उसमें हम कहते हैं कि आइदर ये प्रेगनेंसी हेल्दी है या फॉल्स है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है और बायोकेमिकल लॉस भी हो सकता है, यानी प्रेगनेंसी गलत रिपोर्ट है, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट जो था वो गलत था। स्ट्रिप ठीक नहीं थी, अच्छा, स्ट्रिप मतलब डिस्कार्डेड थी, आपने कंसीव नहीं किया बट वो उसके ऊपर शो हो Positive गया हो कि गया। आप पॉजिटिव हैं, आप जी। प्रेग्नेंट हो गई हैं। यस, तो इसको Okay. कंफर्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि ब्लड टेस्ट करें, बीटा ECG करें। वो 99% कंफर्मेटरी होता है, उसमें आपको गाइडलाइन मिल सकती है कि आइदर ये फॉल्स पॉजिटिव है या अच्छा। नेगेटिव है। अगर वो भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव प्रेगनेंसी है, और अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रिप गलत है। आपकी स्ट्रिप गलत है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर हमने ये तो चले हो गया ना कि हमने अगर खवातीन के मिसकैरेजेस हो जाते हैं, अब जैसे वो पहले वाले हमारे पास कॉलर आए थे कि 10-12 मिसकैरेजेस हो गए हैं, देन डेथ भी हो गई बच्चों के डिलीवरी के बाद भी, तो ऐसी खवातीन की जिस्मानी हालत कैसी होगी, मेंटल कैपेसिटी उनकी कैसी होगी, तो उनके लिए ग़िज़ा किस तरह की होनी चाहिए कि अगर इस तरह मिसकैरेज से आप गुजर गए हैं तो उसके बाद की आपकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिशन आपको चाहिए उसमें? अच्छा देखिए, ये जो पूरा मिसकैरेज का प्रोसेस होता है ये आपको एक तरह से डिप्रेशन में ले जाता है। फिजिकली भी आप अफेक्ट होते हैं, आप मेंटली भी अफेक्ट होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होती है।
तो इससे आपको निकलने के लिए टाइम चाहिए होता है। और जैसे डॉक्टर ने पहले भी कहा कि मूड स्विंग्स जो हैं वो आपके इसमें होते हैं काफ़ी, और मेंटली आप अफेक्ट होते हैं, तो इसमें डाइट का और ओवरऑल जो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो मिसकैरेज के बाद अगर तो ऑपरेशन से आपका मिसकैरेज हुआ है और वो प्रोसेस हुआ है, तो उसमें उसके बाद आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन, कोई भी अगर आपकी सर्जरी होती है तो पोस्ट सर्जरी आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसमें अंडा, चिकन, मटन, फिश, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी हैं, लेकिन अच्छी सोर्स जो है वो एनिमल प्रोटीन होती है। प्लांट बेस्ड में आप हरे पत्तों वाली सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कि अपनी ग़िज़ा पे तो हमने काफ़ी बात की, जो हाइड्रेशन है उस पे भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन भी डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं ना, यूटीआई के। बिल्कुल, तो अपनी जो हाइड्रेशन है, पानी की मिकदार है, उसको अच्छा रखें। फ्रूट जूसेस जो हैं उसको आप कम यूज़ करें, क्योंकि उसमें शुगर आपके अंदर ज़्यादा जा रही है। बिल्कुल, आप फ्रूट्स खाएं। चलें, एक बहावलपुर से हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, तनवीर साहब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। डिस्कनेक्ट हो गई। आप दोबारा से तनवीर साहब हमें कॉल कर सकते हैं। अगर बिलफर्स के इन्फेक्शन अगर कोई हो गया है या इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है, तो उसमें वो लोग क्या डाइट ले सकते हैं? जी, आपको अपनी इम्यूनिटी जो है बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग करनी है। और जिस तरह हमने पहले बात की कि जो आपकी स्टमक की हेल्थ है वो बहुत इसमें मैटर करती है, तो आप जो प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स साशे भी मिलते हैं, और जिस तरह दूध दही है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी जो स्टमक की हेल्थ है वो बेहतर होगी, इन्फेक्शन का चांस कम होगा। इसके अलावा विटामिन सी वाली चीज़ें जो है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। विटामिन सी सप्लीमेंट्स जो है वो भी आप ले सकते हैं। और सिट्रस फ्रूट्स जो है, लेमन है जैसे, उसका आप इस्तेमाल करें। आजकल नींबू पानी आप बना के आराम से वो पी सकते हैं, उसमें पुदीना डाल लें, आपकी हाइड्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा फल और सब्जियां जो हैं, जितनी भी फल और सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी है आपके लिए। अगेन मॉडरेशन जो है, दैट इज द की। मॉडरेशन इज द की, एग्जैक्टली, कि वो आप हर चीज़ के लिए आपको मॉडरेशन में रह के बैलेंस जो है ना वो आपने ज़रूर मेंटेन करना है। अच्छा डॉक्टर सुंबल, मुझे ये बताइए कि अगर आपका मिसकैरेज अभी हो गया है तो उसके कितनी देर बाद आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं कंसीविंग के लिए? मतलब कितना टाइम पीरियड होना चाहिए दरमियान में? अक्सर कपल यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब हम दोबारा कंसीव कब कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताऊंगी यहाँ पे वो ये है, जैसे शादियों की तैयारियां होती हैं ना, उसी तैयारी में एक फॉलिक एसिड को ज़रूर ऐड कर लें। 3 मंथ्स पहले ही आप जो पेशेंट है ना, मतलब कपल जो है, फीमेल है, उसको फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा दें। ताकि ये 90% ब्रेन डिफेक्ट को कवर कर देता है। इतनी सिंपल चीज़ है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने कंसीव बिल्कुल फर्स्ट मंथ में ही कर लिया है, फर्स्ट पीरियड मिस है, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी आगे नहीं गई, मिसकैरेज हो गया है, तो उसमें हमने देखना है मोड ऑफ सोल्यूशन क्या था। लाइक कि हमने क्या डीएनसी की या खुद ही नेचुरली हो गया। ठीक है। आप थोड़ा वेट करें, ताकि मिसकैरेज जो है ये तो एक अगर बाय नेचर हुआ है तो ये कम्प्लीटली भी हो जाता है। इसके लिए आपको डीएनसी की तरफ जाने की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपका नेचुरल मिसकैरेज है तो इसमें कम से कम 3 मंथ बॉडी को रेस्ट ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपका जितने हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएं, जो प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, वो बैलेंस हो जाए, आपका साइकिल रेगुलर हो जाए और आपको ज़्यादा मेडिसिन यूज़ ना करनी पड़े। बस इस 3 मंथ में आप ख्याल ये रखें कि आप अपना मेंटल हेल्थ अच्छी रखें, एंग्जाइटी का शिकार ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं, अपनी यूजुअल एक्टिविटी रिज्यूम करें, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, वेट पुट ऑन ना करें, ताकि पीसीओएस का प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो उसको कंट्रोल करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मिसकैरेजेस में आती हैं वो डायबिटीज़ है। इसको पहले कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और एनीमिया जो हमारे 3rd वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खून की कमी। फर्स्ट प्रेगनेंसी और पेशेंट का HB 9, 8, 6, मतलब ये हैरान कुन हमारे लिए बात है कि इतनी खून की कमी होता है। उसके साथ वो पेशेंट कैसे फीमेल को पप कर सकती है, वो खुद भी कैसे सरवाइव करेगी और बेबी भी कैसे सरवाइव करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। इस 3 मंथ में एटलीस्ट आप अपनी हेल्थ अच्छी करें, अपनी खून की कमी को पूरा करें।
ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर डॉक्टर आमना आप क्या करेंगे? जो अनीमिक होती हैं खवातीन के 8, 9 और जैसे 7 भी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इतना लेवल कम हो जाता है आपके ब्लड लेवल, तो इसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? इसमें सबसे बड़ी वजह, जब मैं भी कंसल्टेशंस देती हूँ, मेरी अपनी क्लाइंट से बातचीत होती है और हम एक लेते हैं 24 आवर रिकॉल, यानी कि आपने पिछले 2 दिन में क्या डाइट ली थी। और मज़ीद जब हम कंसल्टेशन में सवाल जवाब करते हैं डाइट के हवाले से पूछते हैं, लड़कियों का एक जो मसला है ना कि वो आयरन रिच फूड से भागती हैं। अच्छा। जैसे वो गोश्त सुनने में आता है, हमें गोश्त पसंद नहीं, हमें तो स्मेल से भी फिर अंडा जो है वो कहती है हमें एक्नी हो जाती है, गर्म होता है, हम नहीं खाते। तो जब आप आयरन रिच फूड्स नहीं खाएंगे और जाहिर है फिर आपकी जो ब्लीडिंग मंथली जो हमारा पीरियड्स का अमल है वो भी होता है, तो आयरन लॉस तो आपकी बॉडी से हो रहा है और आप आयरन आपके अंदर जा नहीं रही है। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट जो है, आयरन टेस्ट कराने का कोई यहाँ पे रुझान नहीं है। आपको सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, लड़कियाँ टायर्ड फील कर रही होती है, फिटीग और थकावट, सर दर्द, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम टेस्ट नहीं कराते हैं। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि और फिर प्रेगनेंसी में जब आपको आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तब भी हमारा इतना फोकस जो है ना वो डाइट सप्लीमेंट्स पे फिर भी होता है कि हम चले सप्लीमेंट खा लेंगे। डाइट किस तरह की लेनी चाहिए अगर आपकी खून की बहुत ज़्यादा कमी है, इतने लेवल्स नीचे आ गए हैं? बिल्कुल। तो किस तरह की डाइट लें और रोज़ाना की बुनियाद पे लेनी चाहिए वो वाली डाइट या फिर वीकली लेनी चाहिए ताकि आपके ब्लड लेवल्स जो है वो कंप्लीट हो जाए? उसमें आपको आयरन रिच डाइट जो है वो लेनी है और वो डेली बेसिस पे लेनी है। आपने डेली बेसिस पे ऐसे खाने अपनी डाइट में शामिल करने हैं जो आयरन से भरपूर है। जैसे सबसे अच्छी जो सोर्स है वो तो मैंने आपको बता दिया, गोश्त है, उसमें एनिमल प्रोटीन आप लेकिन अगर जिस तरह वेट के इश्यूज हो जाते हैं तो लीन प्रोटीन जिसको हम कहते हैं चर्बी के बगैर वाला, वो गोश्त आप लें। जैसे कहते हैं जी कलेजी खाएं, नहीं, वो जो है ना आयरन की या फिर ब्लड बड़ा अच्छा वो आपका बनाएगा, लेकिन उसमें ये है कि आप कितनी मिकदार में वो ले रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई करने में उसका एक बड़ा अहम किरदार और जब हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें आप खाएंगे तो उससे फिर आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं और उससे फिर अर्ली प्रेगनेंसी और मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप गोश्त वगैरह ये सारी चीज़ें खाएं, ऑर्गन मीट्स जो है लिवर, ब्रेन वगैरह, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा हरे पत्तों वाली सब्जियां जो हैं, पालक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैबेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास खजूरें जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अक्सर मीठे की क्रेविंग भी हो रही होती है, तो बजाय कि आप वो जो शुगर भी आयरन का एक अच्छा सोर्स है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा आप खजूरें लाजमी, दिन में 2 से 3 खजूरें प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसका इस्तेमाल करें। और विटामिन सी जो है ना वो आप इस तरह लीमू है, तो वो अगर आप अपने गोश्त के ऊपर या आयरन वाले फूड के ऊपर छिड़क लेना तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डाइट में इंक्लूड कर लें तो आपके आयरन लेवल्स बेहतर हो सकते हैं। वो बेहतर। और कितनी देर तक हम ये वाली चीज़ें खाएं और रोज़ाना की बुनियाद पे खाएं तो हमारे आयरन लेवल्स जो है वो बेहतर होंगे? बिल्कुल, ये देखें जो डेफिशिएंसी है ना वो एक दिन में होती है और वो पूरी भी एक दिन में नहीं हो सकती, तो आपको अपने आप को बॉडी को टाइम देना है कि वो जो डेफिशिएंसी है वो उसको पूरा करें। साथ साथ अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें ताकि आपकी डाइट पे सप्लीमेंट्स या अगर इन्फ्यूजन्स की भी ज़रूरत है तो वो फिर वो भी लगा सकें। तो आज का हमारा सेगमेंट था कि ये क्यों इतने ज़्यादा मिसकैरेजेस बढ़ते जा रहे हैं, डाइट किस तरह की होनी चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी। तो हमारे साथ डॉक्टर आमना अली मौजूद थी, डॉक्टर सुंबल अफजल ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि लाहौर एक बड़ा शहर है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरे शहरों से बेहतर होने की मिसालें दी जाती हैं, मगर यहाँ बहुत से मसाइल अब भी हल तलब हैं। जैसे ट्रैफिक के मसाइल बावजूद बहुत सी कोशिशों के अब भी मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ कुछ मसाइल पर पंजाब हुकूमत गाहे बगाहे नोटिस भी ले रही होती है। अब लाहौर में तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, जिसकी वजह से रात को हादसात भी हो रहे होते हैं। क्या प्लानिंग की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इस चीज़ को हल करने के हवाले से? दूसरा ये कि आगे आपको पता है कि जनाब
ईद की आमद है, कुछ ही दिन रह गए हैं। दूसरा जो है ना, गैर कानूनी मंडियाँ भी बहुत सारी जगहों पर लगी हैं, उसके हवाले से क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। देन उस पर भी बात करेंगे। फिर हमारे शहर लाहौर को आलाइशों से पाक रखने के लिए इंतज़ामिया के पास किस तरह का प्लान है, उस पर भी बात करेंगे। तो इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में चीफ़ रिपोर्टर हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। आप इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब, तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद जो लाइट्स हैं लाहौर शहर की वो बंद हैं, ख़राब है, मैं तो कहूँगी काफ़ी अरसे दराज से। कोई नज़र नहीं आता है कि रात की तारीकी में क्या क्या हादसात हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ कह लें कि चोरियाँ डकैतियाँ भी इन्हीं लम्हात में या वक्त में हो रही होती हैं। तो बाकी सारी चीज़ें भी तो अपनी जगह, नए नए प्लान्स भी लेकर आए जा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स भी लेकर आए जा रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें उनको तो पहले हैंडल या कह लें कि कर्टेल करना चाहिए प्रॉब्लम्स को। देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में आपको पता है कि एक बड़ा जो है सिटी है और यहाँ पे चैलेंजेस रोज़ाना की बुनियाद पर हैं, और लाहौर कोई ऑटो पे तो है नहीं है कि मैं कोई भी बटन दबाए और ये सारा कुछ ऑन हो जाए। वैसे अब जिस तरह से सिस्टम आने वाला है ऐसे ही होना चाहिए था कि ऑटो पे हो जाए सारी चीज़ें खुद ही। सिस्टम आ रहा है ना आगे, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं सारे। तो अभी तक हम वही पैथेटिक सिस्टम में चल रहे हैं कि कोई जाएगा वो ठीक करेगा, तार चोरी हो गई है, बटन चोरी हो गया है, लाइट बंद हो गई है। और अब लाहौर शहर की मेन शाहराएँ हैं जहाँ पर जो है वो लाइट्स बंद हैं और इंतज़ामिया को भी पता है। अच्छा। और इस वाले से अगर देखा जाए तो आपकी बहुत सारी मेन शाहराएँ ऐसी हैं जो कि रात को तारीकी में डूब जाती हैं। नहीं तो इंतज़ामिया को भी पता है, लेकिन इंतज़ामिया फिर भी बिल्कुल पता है, और आज का नहीं पता, पिछले 6-7 साल से वही पता तो है। कह रही हूँ कि फिर भी इंतज़ामिया खामोश है या फिर आंखें बंद की हुई हैं उन्होंने। हाँ, ये चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। अब लाहौर का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको पता ही चल रहा है, 137 अरब रुपए का। उसमें जो है इन्होंने जो लाहौर की मेन शाहराएँ हैं वहाँ पर लाइट्स लगानी है, और ये 1.5 लाख जो पॉइंट्स है ये रिपोर्ट है, ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी अपनी रिपोर्ट है कि 1.5 लाख से ज़ायद जो लाइट्स हैं वो बंद हैं। और इस वाले से ये तो ऑन करनी है, मगर नई जगहों पर भी जो है लाइट्स लगानी है, क्योंकि अब शहर जो है बढ़ चुका है। यानी कि शहर का जो इसका रेडियस है वो तो ये कसूर तो के अब पास। ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं तो इसके तहत लगाए जाएंगे। अगर ये ना होता, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ना होता तो ये नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही था। मतलब ये प्रोजेक्ट आया तो उसके अंदर ये सारी चीजें आ गई, अगर ना होता तो ये बिल्कुल ना करते। पिछले जैसे एक अरसे से चल रहा है वैसे ही चलता। मौजूदा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है वो अगर पैसे ना देते तो इनके पास तो एक फुटी कौड़ी नहीं थी। यानी कि कहाँ से करते, इनके पैसों से चीज़ें लगती हैं। ये प्लान भेजते, तजवीज़ भेजते, समरी भेजते, कोई तड़े डालते, कोई मिन्नत समाजत करते, तो फिर जाकर कोई ना कोई सुनी जाती। अच्छा, ये अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ये पिछले 6-7 साल से ऐसे ही है। अच्छा, लाहौर को रोशनियों का शहर कहा जाता है। रोशनियों का शहर जब हम रावी से गुजरते हैं तो अब तो हाँ नहीं, रोशनियाँ लगी हुई हैं मगर बंद हैं, कहीं कहीं बंद हैं। यानी कि लगी हुई है बंद हैं, उनको उनकी मेंटेनेंस, उनकी जो है बहाली, उनकी मरम्मत जो है, उनके लिए तमाम सिस्टम बनाना। मैं तो कहता हूँ अथॉरिटियाँ बनाते जा रहे हैं, कंपनी बनाते जा रहे हैं, लाइट्स की भी कंपनी बना दें ताकि उससे बंदा पूछ पड़ताल तो करे ना कि भाई आपने। अब ये निजी कंपनी के साथ इनका MOU साइन हो गया है। अच्छा, पहले तो MOU साइन नहीं हो रहा था, उनकी भी अपनी डिमांड्स थी, तो अब ये MOU साइन हो गया है लाइट्स का, और इसके हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल की गई हैं, वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। यही बताया जा रहा है कि अगस्त तक जो है लाइट्स पहले फेज़ में लगा दी जाएंगी। अच्छा, ठीक है। इनको ऑन कर दिया जाएगा। एक दफ़ा ऑन जब होगा लाहौर तो शहर, देखिए आप जब धर्मपुरा से टूवर्ड जल्लो तक जाते हैं ना, आप कभी गौर कीजिएगा आपके ऊपर लाइट नहीं है। हाँ बिल्कुल, अंधेरा होता है वहाँ पे। इवन की बीजिंग अंडरपास के ऊपर लाइट नहीं है। यानी कि आप वो इलाके को कट कर दिया लाहौर शहर से, और वहाँ पे कम से कम 20 से 25 लाख आबादी रहती है। और ऐसी आबादी है कि वहाँ पर लेफ़्ट राइट, क्योंकि आर्टरी जा रही है कनाल की, तो उसने रिंग रोड पे भी चढ़ना है, उसने आगे जल्लो की तरफ भी जाना है, किसी ने शालामार बाग की तरफ भी जाना है, GT रोड की तरफ भी जाना है, सलामतपुर की तरफ भी जाना है, यानी कि शालीमार लिंक रोड की तरफ भी जाना है। हर जगह पर जो है जहाँ पर भी जाना है वहाँ पे सड़क मौजूद है, लाइट मौजूद है, मगर लाइट ऑन नहीं है। लाइट ऑन नहीं है, तारें चोरी हो गई हैं, उनकी नीचे से मशीनरी चोरी हो गया, लाइट ऊपर मौजूद है, नीचे सब कुछ चोरी हो गया।
अब चोरी किसने किया है ना, वहाँ पे कैमरे हैं, कहीं पे कैमरे हैं तो जो चोरी करके लेकर जा रहा है उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही। अच्छा। अब ये तमाम चीज़ों से निमटने के लिए इंतज़ामिया के पास कोई हरबा नहीं है कि वो सोलर लाइट लगा दे। अब ये सोलर लाइट प्रोजेक्ट तो नहीं है, कुछ जगहों पे है, मगर मेन शाहराहों पर ये अब यही है कि किसी न किसी तरीके से मशीनरी को इस तरह से करेंगे ताकि चोरी ना हो सके, लाइट जो है वो अंडरग्राउंड जाए। तो उसके लिए तमाम तर जो है इन्होंने निजी कंपनी के साथ जिसके साथ मुआहदा किया है वो 5 साल मुआहदा है। तो ये भी ज़रूरी है ना कि अगर मुआहिदा हुआ है 5 साल का, पहले 2 साल उसने खुद ही ठीक करने हैं, तो उनके पीछे भी तो हमने लगना है ना, उनको भी तो हमने ये कहना है ना कि भाई आपकी लाइटें ख़राब हो गई हैं, आके सही करें। हम तो भूल जाते हैं काम करवा के। जाहिर बात है कि जब 6 माह बाद लाइट लगेगी सब जो है वो सबको जो है वो दाद मिलेगी कि कमाल हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया, लाइट लग गई है। अब उसको संभालना किससे है? वो उसके लिए मेंटेनेंस का तरीका है, उसके लिए पूरा सिस्टम है, उसके लिए शाहराएँ हैं, मेन मोहल्ले हैं, गलियाँ हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी में आती हैं। मगर ये पहले फेज में आपने कहा कि अगस्त में ये शुरू ये हो 1.5 लाख का जो हिस्सा है वो छोटा है शहर लाहौर के लिए, बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। और हमें तो अब जारी बात है जहाँ जहाँ गाड़ी जाए आप गूगल को जब करते हैं मारते हैं किसी भी लोकेशन पे तो कहीं लाइट होती है कहीं नहीं होती, तो गूगल तो आपको हर जगह लेकर जा रही है, लाइट नज़र नहीं आ रही। तो अगर आपने गूगल को देखना है तो उसके मुताबिक आपको रोशनी चाहिए क्योंकि गाड़ी चल रही है, चले अगस्त तक जो है ना ये इतना सा जो मामला है ना वो हल हो जाएगा। अब अगले मामले की तरफ आते हैं, अगली स्टोरी पे भी हमने आना है। ईद की आमद है और मंडियाँ वैसे तो 5 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने लगाए हैं, एक ऑलरेडी पूरा साल ही लगी रहती है शाहपुर कांजरा वाली। उसके अलावा जैसे पिछली दफ़ा भी मैंने बात की थी कि गली मोहल्लों में, इलाकों में, सोसाइटीज़ के अंदर भी छोटी छोटी मंडियाँ, गैर कानूनी मंडियाँ लगाई जाती हैं। बिल्कुल, अब उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। बिल्कुल इनलीगल पॉइंट्स हैं और जैसा कि मैंने ये हर साल एक रवायती तरीके से एक सिस्टम चलाया जाता है, उसमें कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है कि ये कोई अपडेट सिस्टम को कर सकें कि इन पॉइंट्स को पकड़ने के लिए या इनके लिए कोई टीमें गली मोहल्लों में भेजें, कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। हाँ, आप निशानदेही कर दें, मैं निशानदेही कर दूं तो फौरी एक्शन हो जाएगा। हमारे घर के बाहर होती हैं अब जहाँ पे हम रहते हैं ना, मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पे पूरा बाजार लगा होता है, गैर कानूनी है वो, फौरी एक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने ना मुझे परसों सैटरडे था तो मुझे ना 2 दिन पहले एक दोस्त ने मैसेज किया कि ट्रैफिक ब्लॉक है और सुस्त रवि का शिकार है। कहता जब मैं कोई आधे घंटे बाद उस पॉइंट पे पहुंचा तो पता कहते पहले तो मैं ये समझ रहा था कोई एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं बंद रोड से गुजरा उस पॉइंट पे बाबू साहब के पास पहुंचा तो लेफ्ट साइड पे मंडी लगी हुई थी। तो मैंने कहा आपने कोई वीडियो वगैरह बनाई है? उसने कहा वीडियो नहीं बना सके क्योंकि मेरी राइट साइड वाली लाइन थी मगर ट्रैफिक सारी जो है वो जैम हुई थी। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे ना उसकी लोकेशन जो है ना उस जगह की सेंड कर दी थी। तो मैंने उसी वक्त लोकेशन आगे सेंड की, उसी रात को वो जानवर उठाए गए, उनको मंडी जो है वो मुंतकिल किया गया। और जाहिर बात है अब उठाए गए, मुंतकिल किया गया, जिसने लगाए उसका दिमाग काम नहीं करता। पहले तो मुझे ये नहीं समझ लगती वो क्यों नहीं इस तरह समझते कि शहरी परेशान होंगे, इलाका मकीन परेशान होंगे, बाहर ट्रैफिक जैम हो जाएगी। जाहिर पता 2 खरीदने वाले 10 खड़े हो जाते हैं साथ कि क्या रेट लगा रहे हैं, वो मज़े ले रहे होते हैं। अच्छा वो इलाके में बकरा हरास फैलाने की कोशिश करती है। उसने ना 5 लाख का बकरा खरीद लिया, उसने वो कोई अच्छा सस्ता भी ले आया, वो तो 60,000 रुपये का बकरा पता नहीं कैसे ले गया। यानी कि इस तरह से सारी गुफ्तगू चल रही होती है पूरा हफ्ता। चले ये भी एक हुस्न है, मगर ये हुस्न है बाकी लोगों को तो ना रहती है। तो ये बाकी लोग जो है वो परेशान होते हैं। बाकी आप देखें कि शहर में मंडियां जो है उनकी तादाद बहुत कम है। अच्छा, इन लोगों को उठा के मंडियों में मुंतकिल किया जाता है या जुर्माने भी किए जाते हैं? जुर्माने करते होंगे मगर मुंतकिल फौरी तौर पर कर दिया जाता है ताकि ट्रैफिक कंजेशन जो है वो खत्म हो जाए। अब आप देखें आपके शहर में मंडियाँ कितनी हैं, एक सगियाँ पे है और बाकी सारी आपकी ना अड्डा प्लाट के पास, रायवेंड के पास, शाहपुर कांजरा, मुल्तान रोड वहाँ पर और आपकी LD एवेन्यू 1। मतलब कि आपके लाहौर के अंदर कोई नहीं है, पेरिफेरीज में है सारी। ये आपके एक रेडियस में 4 मंडियाँ हैं और शाहपुर कांजरा मिला के 5 हो गई और एक पे जो आपने सगियाँ पे लगा दी। बाकी शुमाली लाहौर की तरफ कोई मंडी नहीं है, इनको इधर से उधर जाना पड़ता है। इस दफ़ा मंडियों की तादाद जो है वो 5 है, आर्जी मंडियों की तादाद शहर में। पिछली दफ़ा 10 थी शहर में और एक शाहपुर कांजरा 11 थी। अब इस दफ़ा 5 हैं और एक शाहपुर कांजरा 6 हैं। अब देखिए एकदम कम हुआ है मंडियों का और जो है लोगों को
दूर से दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, लोगों को परेशानी हो रही है। अब देखिए इस वाले से सफाई होनी थी मंडियों में, अब जहाँ पे इनलीगल मंडियाँ लग रही है, सही पता जहाँ पे जानवर खड़ा होगा वहाँ पे सफाई गंदगी पड़ती अच्छा है। हाँ। अब ये 4-5 रोज़ ऐसे हैं, बजाय हम इबादत करें, इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं, इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं जिसकी हद ही नहीं है कि आज से जो है वो सूरत हाल शुरू हो रही है हज की, तो ये 4-5 दिन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। मगर इसमें फिर वही बात आ जाती है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमने कुछ नहीं समझना, हमने दिमाग से काम नहीं लेना, हमने बस दूसरे को परेशान करना सीखा हुआ है और परेशान करते हैं। अब देखिए सफाई प्लान है, सफाई प्लान की अगर बात करें तो लाहौर शहर में आपका 3 दिन सफाई प्लान जो है उसकी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उसमें आपके 15 लाख जो है बायोडिग्रेडेबल माहौल दोस्त बैग्स जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे। आपके घर में, मेरे घर में 2-2, 3-3, 4-4 बैग आएंगे, चले पता लगेगा ईद आ रही है। अच्छा लाहौर में ना एक ये अलग से ही अपना एक समा बन जाता है। ये समा बना दिया गया है और बड़ा मज़ा आता है कि आपका दरवाज़ा नोक होता है, कोई चेयरमैन, कोई कोऑर्डिनेटर, कोई ग्रीन वर्दी वाला आया होता है, तो जी ये बैग इसमें लाशें फेंक के, और ये वाकई में मैं अपने घर से हर साल पूछता हूँ कोई आया था, अच्छा वो बताते हैं बाकायदा, साथ वाले मोहल्लेदारों से बताते हैं कि जी हमें 2 बैग 4 बैग मिले हैं, बाहर एक कैंप लगा होता है। अच्छा ये चीज़ें जो हैं लाहौर शहर में एक नया समा बांधा हुआ है इन्होंने कि आप जो है सहूलत मिल रही है जी, ये सहूलत है कि आपके घर के आगे से लाशें भी उठाई जा रही हैं, ये उठानी पड़ जाए तो लग पता जाए। बकरा करवाना, बकरा ज़िबा करवाना एक अलग से इम्तिहान है, आजमाइश है, और ये एक अलग से काम है, और इसको उठाकर लेकर जाकर आप डंपिंग साइट की तरफ लेकर जाएं। आधे घंटे का तो रास्ता लखुडे लैंडफिल साइट का है, क्योंकि आप रास्ते में कहीं फेंकेंगे गंदगी फैल जाएगी। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं लाहौरियों के लिए, सुकून के लिए की गई हैं। अब इसमें ये है कि जब तक हम समझेंगे नहीं ना, हम यही कहते रहेंगे वो आया नहीं, वो आया नहीं, वो आया ही नहीं। अच्छा वो घर के बाहर उन्होंने कहा कि जब हम आए दरवाज़ा नो करें, आप घर के बाहर रख दें, हम उठा के ले जाएंगे। अब ये होता ऐसे ही है, वो ये कहते हैं जी घर के अंदर तक आके आप उठा के ले जाएं, हमने तो हाथ भी नहीं लगाना, हाथ भी नहीं लगा। आप बिलीव करेंगे वो जो उठाते हैं ना, मैं बाजू पर उनको देखता हूँ तो उनके हाथ, उनके शूज़ की तरफ देखता हूँ, सारे भरे होते हैं, और वो दिन ही ऐसे होते हैं। देखें आपका 50,000 मेट्रिक टन से ज़ायद फुजला अलाइशों की मद में पूरे लाहौर में उठाया जाता है। ये सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, और ये एक दिन में उठाया जाता है, ये एक दिन में या 3 दिन में? अच्छा ये 3 दिन में। पिछली दफ़ा इनका टारगेट था, टारगेट इनको इन्होंने अचीव किया था कोई 55 से ज़ायद, ठीक है ना, 55,000। तो इस दफ़ा देखिए कि आप ये 3 दिन जो है जानवर ज़िबा होने हैं, तीनों दिन कुर्बानी होती है, तीनों दिन लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर कुर्बानी करते हैं, उसका फौसला बाहर रखते हैं, और इसी वजह से जो है ताफुन ना फैले, कोई मसला ना हो, इसी वजह से ये सफाई प्लान है। इसमें तमाम तर जो प्लान है उसको प्लान यही है कि चांद रात तक जो है वो ज़ीरो वेस्ट करना है शहर लाहौर को। उसके बाद सुबह सुबह जो है दोबारा से एक ड्राइव शुरू होगी, सफाई होगी 4 बजे ईद की नमाज से पहले। फिर उसके बाद जो है अगली जो एक सेशन चलता है आपकी कुर्बानी का जो फुजला है वो 10 बजे के बाद ना आना शुरू हो जाता है, 0 से स्टार्ट होता है, 12 बजे 1 बजे तक ये ऑपरेशन बहुत तेज़ हो जाता है, इतना तेज़ हो जाता है कि हम जब फील्ड में होते हैं ना, ये मेरी कोई इस ऑफिस में 10वीं या 11वीं ईद है, अच्छा। और तीनों दिन छुट्टी नहीं मिलती, हाँ जी, यानी कि तीनों दिन हम मौके पे मौजूद होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम भी बीमार हो रहे हैं साथ, इसलिए कि इतनी गर्मी में इस दफ़ा भी ईद आ रही है, पिछली दफ़ा भी ईद आ रही है कि हमें बाकायदा ऑफिस से कॉल्स भी आ रही होती हैं कि अपना ध्यान रखिएगा, इनकी मेहरबानी है। तो देख भी रहे होते हैं फील्ड में, तो वो 3 दिन जो होते हैं ना, हम उनको भी देख रहे होते हैं साथ कि किस तरह से ये सूरत हाल चल रही है। ये आसान काम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी फील्ड में काम कर रहा है, वो चाहे हमारे लोग काम कर रहे होते हैं या फिर इदारों के लोग काम कर रहे होते हैं, LWMC के लोग काम कर रहे होते हैं, फील्ड में काम करना इतनी तपती हुई धूप में, गर्मी सर्दी को जो है पीछे रख के, ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए उनका साथ देना चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। खूबसूरती की दुनिया में ना बोटॉक्स ने इस वक्त इनकलाब बर्पा करके रखा हुआ है। चेहरे की झुर्रियों को मिटाना, आपकी जिल्द को जवान और तरोताज़ा दिखाना अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा है, बल्कि आप ये भी जानते हैं
कि बोटॉक्स क्या है, इसके ऊपर काफ़ी हमने बात भी की है, कैसे काम करता है और आपके लिए कितने महफूज और मौसर तरीके से दस्तयाब हैं। लेकिन बोटॉक्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ इक़साम के हैं, उसके इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज हमने इस हवाले से बात करनी है कि बोटॉक्स के हर पहलू को हम मद्देनज़र रखेंगे, आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे ताकि आपकी जो अपनी खूबसूरती के सफ़र को समझदारी से आप आगे लेकर जा सके और कोई भी कह ले कि प्रॉब्लम ना हो आपके साथ। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कंजा आफ्ताब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कंजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंजा, बोटॉक्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, फिर आजकल आपको पता है कि सर्जरीज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जी ये करा ले सर्जरी, वो करा ले, अगर आपने जवान रहना है तो आप सर्जरीज़ पे भी चले जाएं। अच्छा, बोटॉक्स का थोड़ा बहुत तो हमें पता है कि जी वो क्यों हो रहा होता है, क्यों करवाते हैं आप, बट आज हमने उसको इन डिटेल में बात करनी है कि बोटॉक्स है क्या, कितने किस्म के बोटॉक्स हैं मार्केट में। जी जी, बोटॉक्स जो है वो बेसिकली एक टॉक्सिन है, इसको हम टॉक्सिन कहते हैं, जो एक बैक्टीरिया से लिया जाता है। अच्छा। और ये ऐसा टॉक्सिन है जो कि एक बीमारी से डिस्कवर हुआ था कि जिन लोगों को बोटुलिनम टॉक्सिन की बीमारी हो जाती है ना तो उनके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्या होता है कि मसल रिलैक्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन ये एक बड़ा ख़तरनाक टॉक्सिन है और इसको एक ख़ास मकदार में, बहुत थोड़ी सी मकदार में हम मसल्स के लिए यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स होते हैं और कुछ एक्सप्रेशंस कर करके आपकी लाइंस पड़ जाती हैं, एक्सप्रेशन लाइंस, तो उनको रिलैक्स करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले बोटॉक्स का पता कैसे चला था? एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट थे, आँख के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने आँख के ब्लेफरोस्पैज्म के लिए ना मसल अकड़ जाते हैं या आँख के पट्टे जो है फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने वहाँ लगाया उसको ट्रीट करने के लिए। तो देखा गया कि जो चेहरे की रिंकल्स थी अपर फोरहेड की वो भी ठीक हो गई। ओह वाओ। तो वहाँ से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आया और उसके बाद से ये स्टार्ट हो गया। लेट 1980s की बात है। ओके। उसके बाद इस पे बहुत सारी रिसर्च शुरू हो गई। बोटॉक्स 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जिस बोटॉक्स से काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बोटॉक्स टाइप ए है। ओके। तो टाइप ए को यूज़ किया जाता है, इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ आती है, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। तो इस तरह से इसको लगाया जाता है जिससे आपके मसल्स फॉर 6 months to 1 year रिलैक्स हो जाते हैं और एक्सप्रेशन लाइन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, तो इसलिए एजिंग को छुपाने का बहुत ही अच्छा अच्छा ये अच्छा कह लें कि टूल है एक एजिंग को बहुत छुपाने अच्छा के टूल लिए। है, बिल्कुल। और आजकल तो प्रिवेंटिव बोटॉक्स पे बहुत बात हो रही है कि रिंकल्स के आने से पहले ही लोग लगवाना शुरू हो गए हैं। अच्छा। और हम उसको बहुत प्रमोट नहीं करते, लेकिन ये देखा गया है कि अगर 40s में 50s में आप बेबी बोटॉक्स या थोड़ा सा बोटॉक्स लगवाना शुरू कर दें तो एक्सप्रेशन लाइंस डेवलप ही नहीं होती, तो 60s तक आप रिंकल फ्री ही रहते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, आप जवान नज़र आएंगे 60s में भी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये सिर्फ फेस पे ही होते हैं बोटॉक्स या आपकी फुल बॉडी में भी? मैंने सुना है कि जी लोग तो हाथों पे भी करा रहे होते हैं, पैरों पे भी करा रहे होते हैं, पूरी बॉडी पे भी बोटॉक्स हो रहे होते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो रिंकल उसके ऊपर ना आए, रिंकल्स ना आए, क्योंकि हाथों पे भी आ जाते हैं ना, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। बोटॉक्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। अच्छा। बोटॉक्स को रिंकल्स के अलावा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग में, जब पसीना, कुछ लोगों को माथे पे पसीना आता है, कुछ लोगों को आर्मपिट्स में बहुत पसीना आता है या हथेलियों के अंदर बहुत पसीना आता है, तो यहाँ पे हम बोटॉक्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पैस्मोटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जैसे जिम करते हैं तो ये ट्रेपेजियस उनके बिल्कुल अकड़ जाते हैं, नॉट्स लग जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें हम बोटॉक्स कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा अच्छा। रिलैक्स करने के लिए। आजकल बारबी आर्म्स का बहुत दौर है, तो बारबी आर्म्स को थोड़ा सा स्लिम करने के लिए भी बोटॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह काफ मसल्स को स्लिम करने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा एक और इसकी एप्लीकेशन है जिसको हम मीज़ो बोटॉक्स कहते हैं। मीज़ो बोटॉक्स का मतलब है कि मसल्स तक हमने बोटॉक्स नहीं लगाना, विद माइक्रो नीडलिंग वेरी सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में हमने इसको फैला देना है। अच्छा। तो उससे आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं और आपकी स्किन फ़ौरन से टाइटन हो जाती है। तो इसलिए इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जो हम डिफरेंट तरह से डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन एंड मसल के ऊपर यूज़ करके इसके फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे अगर आप रिंकल्स के लिए लगा रहे हैं तो वो अलग होंगे, अब जैसे आपने कहा कि बारबी आर्म्स आ रही हैं तो उसके लिए अलग होंगे, या एक ही तरह का है लेकिन उसकी जी जी बोटॉक्स एक ही है लेकिन उसका प्रोसीजर और उसकी कह लें कि
उसकी डेप्थ Depth जो है ना वो उसकी different है। नीडल्स डिफरेंट होंगी, उस पे किस लेयर पे जाके काम करना है वो डिफरेंट होगा। अच्छा। तो इसलिए मेक श्योर कि जो जिसकी एक्सपर्टीज़ है वही करे, हर कोई ये नहीं कर सकता। आपको पैरालाइज भी किया जा सकता है विद मतलब अगर कहीं रॉन्ग प्लेस में बोटॉक्स लग जाएगा तो यू कैन गेट पैरालाइज्ड। तो इसलिए बिल्कुल डर्मेटोलॉजिस्ट से एक्सपीरियंस लोगों से ही बोटॉक्स कराएं। अच्छा, मतलब अब जैसे मुझे बहुत आदत है ना, मैं ऐसे करके देखती हूँ, तो अब जैसे मेरे यहाँ पर हैं, तो अगर मेरे जैसे लोग यहाँ पर करवाएंगे तो वो क्या बिल्कुल ही उनकी लाइंस ख़त्म हो जाएंगी, या जैसे मेरी लाइफ लाइंस भी पड़ती हैं तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी सारी ज़िंदगी के लिए? सारी ज़िंदगी के लिए तो कहना मुश्किल है क्योंकि हम डेली एज कर रहे हैं। हाँ। तो लेकिन आपकी एज में अगर आप, हमने देखा है कि इतनी यंग एज में जब आप बोटॉक्स कराते हैं तो एक तो बहुत लंबा अरसा चलता है। जैसे कि अगर 50-60s में 4 to 6 months चल रहा है तो आपका मे बी मोर देन अ ईयर या ईयर चलेगा। और दूसरी कि इट्स प्रिवेंटिव, आपको ये रिंकल्स डेवलप ही नहीं होंगी क्योंकि आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे। अच्छा। लेकिन एक बड़ा फाइन बैलेंस है बिटवीन कि आप कितना ज़्यादा करा रहे हो, इसको थोड़ा सा आपने कम ही कराना है ताकि आपके मसल्स भी एट्रोफी ना हो। क्योंकि आप बार बार मसल्स को रिलैक्स करोगे तो एक चीज़ जो यूज़ में नहीं आ रही वो कमज़ोर होती जाती है। तो इसलिए इसमें एक बैलेंस रखना है, इसके साथ साथ स्किन पे भी काम करना है, फेस योगा भी करना है ताकि आपको दूसरी चीज़ों से भी हेल्प मिले, ना सिर्फ बिल्कुल बोटॉक्स के ऊपर ही आप रहें। तो हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, टेक्सिला से उनका ताल्लुक़ है, राजा उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से पहले तो सलाम है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ के चेहरे पे ना छाइयाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और 30 साल उनकी उम्र है। ठीक। भाई इसके लिए कुछ बता दें। ये जो खवातीन बताती हैं कि वहाँ से चीज़ें ले लो, और ये जो ब्यूटी वगैरह की वो लगा के तो और ज़्यादा चेहरा बिगड़ गया ना। ठीक है जी, छाइयाँ बहुत हैं उनके फेस पे, 30 to 32 इतनी उसकी उम्र है और उनकी वाइफ हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? छाइयों के लिए क्या बताएंगे? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने मुझे सलाम बोला तो वालेकुम अस्सलाम। दूसरे कि छाइयों का इलाज स्टार्ट होता है सन ब्लॉक से। मिली हाँ, सन ब्लॉक मस्ट है, कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक ले लें। आई थिंक मैं कमर्शियल नेम्स नहीं ले सकती, लेकिन ये कि कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक जिसमें 50 सन प्रोटेक्शन फैक्टर हो, वो लें, वो सुबह लगाएं। विटामिन सी सीरम जरूर होना चाहिए। वो मेडिकेटेड होना चाहिए सन ब्लॉक, या कोई भी लगा कोई भी हो सकता है, लेकिन मेडिकेटेड बेटर है, ज़्यादा बेटर है कि मेडिकल स्टोर से लें, फार्मेसी से लें, तो वो बेटर होगा। उसके साथ एक विटामिन सी जिसमें 20% तक विटामिन सी हो, वो मॉर्निंग में ज़रूर लगाना है बिफोर सन ब्लॉक। और एक कोई ब्राइटनिंग क्रीम ऐड कर लें रात के वक्त, तो जिसमें अल्फा आर्बिटिन हो या कोजिक एसिड हो, तो छाइयाँ जो है वो पहले महीने में ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो वो ब्राइटनिंग क्रीम कौन सी वाली यूज़ कर सकते हैं? फॉर्मूला क्रीम यूज़ नहीं करनी है, ये मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं जिसमें कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, नायासिनामाइड। जाएं उन्हें कहें मुझे ब्राइटनिंग क्रीम कोई मेडिकल स्टोर पे दिखा दें जिसमें अल्फा आर्बिटिन हो, वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। रात के वक्त यूज़ करेंगे और सुबह उठ के चेहरा धो लेंगे। मतलब वो वाली क्रीमें नहीं यूज़ करनी कि जिनके कमर्शियल्स भी आ रहे होते हैं जी आप लगाएं, और वो वाले नहीं, मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करनी है। आप फार्मेसी पे जाएंगे, उन्हें बोलें कि हमें मेडिकेटेड जो है ना वो क्रीम दें, दूसरे वाली क्रीम नहीं आपने ख़रीदनी है। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना फेड आउट होना शुरू हो जाएंगी अगर आप ये रिजीम अच्छी रखेंगे तो। अच्छा, दूसरा हम बोटॉक्स पे बात कर रहे थे, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं कोई डॉक्टर कंजा या नहीं? जी बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसल रिलैक्सेंट है, और बोटॉक्स लगाने के बाद आपको 4 से 6 घंटे तक बिल्कुल स्ट्रेट रहना होता है, ये 45 के एंगल पे। आप लेट नहीं सकते, आप हैवी चीज़ें उठा नहीं सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप टच नहीं कर सकते अपने फेस को, क्योंकि हमने बड़ी स्पेसिफिक जगहों पे बोटॉक्स लगाया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने माथे की रिंकल्स दूर करनी है, मैंने सिर्फ फोरहेड पे लगाया है। अगर आपने उसको प्रेस कर दिया और वो आँख में चला गया तो आपकी आँख गिर जाएगी, और वो 4 से 6 महीने तक गिरी रहेगी क्योंकि उसका कोई एंटीडॉट नहीं है। राइट, तो इसकी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा ये कि एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, स्पेसिफिक डेप्थ्स पे लगाया जाता है। तो अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी स्माइल टेढ़ी हो सकती है, आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है, या आंख का पट्टा गिर सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है। और ऐसे केसेस आपके पास कभी आए हैं जी, कि कहीं और से करा लिया है और उसका अब साइड इफेक्ट आ गया है कि जी वो यहाँ पे कराया था वो यहाँ पर आ गया है, तो अब आप ठीक कर दें डॉक्टर कंजा?
हाँ जी, ठीक नहीं कर सकते उसको। हाँ, कुछ हेल्प हो जाती है, कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि जिसे हम बोटॉक्स के असर को जल्दी ज़ायल कर देते हैं। लाइक अगर आपका 4 से 6 महीने चलना था तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन को, कुछ एक्सरसाइजेस बता के, कुछ मेडिकेशंस बता के। लेकिन अगेन वो भी 4 से 8 हफ्ते रहेगा, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी एक दफ़ा वो रहेगी। तो कभी कभी काउंटरएक्ट करना पड़ता है, किसी दूसरी जगह पे ज़्यादा बोटॉक्स लगा के उसको काउंटरएक्ट करना पड़ता है। तो वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसे हम कर अच्छा, हम कैसे किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी ने बोटॉक्स करवाया हुआ है? बिकॉज बहुत से ऐसे भी, मैं भी लोगों को देख रही होती हूँ, टीवी पे भी आ रहे होते हैं कि जिनके बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आते हैं, मतलब जो एक होता है ना नेचुरल रिंकल्स भी होते हैं वो भी नहीं आते हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट फेस है, खिंचा हुआ फेस है, और वो हंस भी रहे हैं तो कोई रिंकल नहीं आ रहा, वो ऐसे मतलब अपने आईब्रोज भी उठा रहे हैं तो कोई नहीं वो रिंकल आ रहा, तो इट मींस कि उन्होंने बोटॉक्स कराया है। बिल्कुल फेक स्माइल्स, मैं कहती हूँ फेक स्माइल्स। हम कहते होते थे कि जेन्युइन स्माइल होती है जब आपके यहाँ रिंकल्स पड़ते हैं, कॉर्नर ऑफ आईज पे रिंकल पड़ने चाहिए, दैट इज द साइन कि आप बिल्कुल असली मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं और यहाँ पे कोई एक रिंकल भी नहीं पड़ रहा, और आप रो रहे हैं और आपके माथे पे एक शिकन भी नहीं है, और आप हैरान हो रहे हैं और बिल्कुल कोई वो नहीं हो रहा लाइंस, तो ये बोटॉक्स है कि मसल्स इतने रिलैक्स हो गए हैं कि आप एक्सप्रेशन ही नहीं दे पा रहे। तो ये बोटॉक्स है। ये बोटॉक्स है, मतलब आप ये जान सकते हैं कि भाई अगला जो है ना बोटॉक्स करा के बैठा हुआ है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में 1000 रुपए के भी बोटॉक्स हो रहे हैं, आपकी नज़र से भी गुजरते होंगे जी, यहाँ पर आए 1000 का बोटॉक्स कराएं, 1500 को बोटॉक्स कराएं, 2000 का बोटॉक्स कराएं। इतने कम पैसों में भी बोटॉक्स होते हैं और सही होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं मुनीबा, इतने कम पैसों में बोटॉक्स आ नहीं सकता। अच्छा। बोटॉक्स एक तो पाकिस्तान में बनता नहीं है, बोटॉक्स को इंपोर्ट किया जाता है, और आपको पता है कि इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ें इतना महंगा टॉक्सिन, मेरे ख्याल में अगर कोई 1000 या 2000 में बोटॉक्स कह रहा है तो वो सिर्फ पानी भर के लगा रहा है, उसमें बोटॉक्स नहीं है। अच्छा जी, मतलब ये मार्केट में बहुत ज़्यादा है ना जी, ईद की सेल लगी हुई है तो फलां की सेल लगी हुई है, तो आप इधर आ जाएं, सैलून्स में भी किए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं वो भी कर रहे हैं कि जी सेल बिग ऑफर लग गई है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही नहीं है इतनी कि वो आप 1000 में लगा सकें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम से मिनिमम भी कितनी कॉस्ट आती है? मिनिमम से मिनिमम बोटॉक्स की आप 20,000 में आपका मिनिमम से मिनिमम भी होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का बोटॉक्स। अगर हम एक फोरहेड भी, एक पार्ट भी कर रहे हैं, तो जो अच्छी क्वालिटी का बोटॉक्स है ना, वो कहीं पे भी उसकी प्राइस 20,000 से कम नहीं जा सकती, क्योंकि कॉस्ट ही पूरी नहीं होती उसमें। जी, मतलब अगर सिर्फ आप अपने फोरहेड का बोटॉक्स करा रहे हैं तो वो आप मिनिमम भी आप अपने दिमाग में रखें कि वो 20,000 का होगा। जी बिल्कुल। अगर यहाँ इससे कम कोई लगा रहा है तो फिर ज़रूर प्रोडक्ट्स को देखें कि भाई दिखाएं हमें बोटॉक्स कहाँ से लगा रहे हैं आप, कौन सी वायल है, देखें, ज़रूर चेक करें। मैं तो हमारे यहाँ यही होता है कि कुछ भी नहीं दिखाया जाता और बस भर के लगाया। आप उन्हें बताएं जी, अपना वॉयल दिखाएं, उसकी एक्सपायरी डेट दिखाएं, सारा कुछ देखें, चेक करें, फिर लगवाएं। ओके, ये एक्सपायर्ड भी हो जाते हैं? बिल्कुल एक्सपायर्ड भी हो जाते हैं। मतलब हर ड्रग की एक एक्सपायरी डेट होती है, इसकी यूजुअली 2 to 3 इयर्स की एक्सपायरी होती है, तो वो ज़रूर चेक किया जाना चाहिए मेरे ख्याल में। ओके, तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि किसी प्रोफेशनल से ये चीज़ करनी है, कंसल्ट करनी है, वरना तो ये आपकी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और अगर आपको जो है वो बगैर मतलब 1000-2000 की क्या ही चीज़ आती है, आज तो कुछ भी नहीं आता है अब, और आप बोटॉक्स कराने जाएंगे 1000-2000 के। नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है मुझे। मैं तो सुन के हैरान रह गई। नहीं, ऐसी है ना, सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं, वीडियोस आ रही हैं, ऑफर बम्पर ऑफर उन्होंने लगाई हुई है 1000 रुपए में बोटॉक्स, और पता नहीं क्या क्या। तो मैं खुद इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि वाकई इतने कम पैसों में भी हो रहा है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपके सामने ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है तो वो फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो आपको वो गलत चीज़ लगा रहा होगा और उसकी वजह से आपके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकते हैं, तो ऐसी किसी चीज़ पे आपने आंख बंद करके ना उनकी तरफ पहुंच नहीं जाना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये कितनी देर तक चलते हैं? 1 साल तक लास्ट करते हैं या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ 6 मंथ्स का कहते हैं कि 6 मंथ्स तक लास्ट करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हम बिल्कुल नाइफ फेस पे लगाते हैं तो इट लास्ट फॉर लाइक 1 ईयर। अगर 30 इयर्स का पेशेंट है और बिल्कुल उसका फर्स्ट बोटॉक्स है तो 1 साल तक बड़े आराम से चल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती है और जैसे जैसे हम बार बार रिपीट करना शुरू करते हैं तो बोटॉक्स लेस इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ये कहती हूँ कि गैप्स ज़्यादा रखें
और इतनी अर्ली एज से लगवाना शुरू ना करें और ज़्यादा काम करें अपने स्किन क्वालिटी के ऊपर। उसके बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। वो आपकी स्किन केयर रजीम है, आपके फेस योगा है, आपकी वो चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी स्किन को रिजुविनेट करती है, तो ताकि आप ये फिलर्स, बोटॉक्स, इस तरह की जितनी भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं इसकी तरफ कम से कम ही जाएं। तो डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर कंज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बोटॉक्स पे हम बात कर रहे थे कि बोटॉक्स होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं और किस तरह यूज़ किए जाने चाहिए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्या आप भी रोज़ाना सर दर्द का शिकार हैं? और ख़ास करके जब गर्मी का ज़ोर होता है ना, तो ये दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि बस दवाई ले लो और आपका मसला हल हो जाएगा, मगर हकीकत ये है कि रोज़ाना होने वाला जो सर दर्द है वो कभी कभी किसी बड़ी बीमारी की निशानी भी हो सकती है। और गर्मी में अगर हम अपने सर की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये दर्द जिस्मानी सेहत के लिए भी मज़ीद नुकसानदेह हो सकता है। तो आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि रोज़ाना होने वाले दर्द की क्या असल वजह हो सकती है, सेल्फ मेडिकेशन कब ख़तरनाक हो सकती है और गर्मी के मौसम में हमने अपने सर की हिफाजत कैसे करनी है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शुएब नियाज़ी ने हमें ज्वाइन किया है, तो आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, ये आजकल सर दर्द की बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर जी हमारा सर दर्द हो रहा होता है, हम बाहर निकलते हैं तो सर दर्द शुरू हो जाता है, घर आते हैं सर दर्द शुरू हो जाता है, तो ये डिफरेंट हेडेक्स हो रही होती हैं, टाइप्स हैं हेडेक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग द टाइम एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक because 90 to 95% of the population of whole world is suffering from some type of headaches. Okay. In their routine life, at their professional life, because we are in Pakistan, we are stressful as a nation. There are 7 different types of headaches. First of all, we come to the most routine headaches, which are the stress headaches, which are the cluster headaches, which are mostly common in the males, in which the eyes are red. आपकी आंखें सुर्ख होती हैं, आपको sneezing type होती है, आपको एक साइड का सर दर्द शुरू हो जाता है. This is basically at the night time. And third is very common for the females, जिसे आप दर्द शफीका भी बोलते हैं. माइग्रेन कहते हैं. Yes, migraine. एंड 4 टाइप इज़ एसिड इंड्यूस हेडेक. एसिड इंड्यूस हेडेक ये है कि आप जिस तरह से आप दवाइयाँ लेते हैं और आपको आदत सी पड़ जाती है, आप बार बार मेडिकेशन करते हैं और आप जब मेडिकेशन नहीं लेंगे तो आपको हेडेक होगा. दिस इज़ सम टाइप ऑफ द एसिड इंड्यूस हेडेक एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन हेडेक. 5th नंबर पे आप आ जाती है आपकी स्ट्रेस और डिप्रेशन. और 6ठे नंबर पे जो आप समझ सकते हैं कि मिग्रेन से भी कॉमन जो है, जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, मतलब हमने नींद पूरी नहीं की, बेख्वाबी का शिकार रहे हैं. बास पेशेंट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं, उसकी वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन है. 3rd नंबर पे आ जाता है कि आप जब सुबह उठे हैं, आपने नाश्ता नहीं किया, आप स्किप ऑफ मील्स का शिकार हुए हैं, तो इसकी वजह से भी हेडेक होती है, जिसको बाज़ लोग मिग्रेन के साथ कर रहे होते हैं, तशबीह दे रहे होते हैं. बट मिग्रेन जो है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैं हूँ, कि अगर मैं सुबह उठ के चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द हो जाती है. ये कौन सी टाइप है हमारी दर्द की? दिस इज़ यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो रूटीन एक्टिविटी है ना, चाहे वो किसी किस्म की, चाहे वो हार्मफुल है या आपकी बेहतर है. जैसा बाज़ लोग कहते हैं कि सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जब आप रूटीन बना लेते हैं, आपकी बॉडी अडॉप्टेशन में आ जाती है, तो फिर अगर आप कैफीन नहीं मिलती, बाज़ लोग स्मोकर होते हैं, सुबह सिगरेट ना पिए उनको हेडेक शुरू हो जाती है. तो दिस इज दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ द हेडेक. एंड उसमें ये है कि आप डॉक्टर को आपको चेक कराना, लोग तो मुनासिब ही नहीं समझते, वो राह चलते हुए किसी से पूछना मुनासिब समझते हैं, डॉक्टर तक नहीं पहुंचते. और जाहिर बात है कि इतनी एंसिड्स हैं और इतनी इजाज़त है मार्केट के अंदर कि आप कभी भी कहीं पे भी जाके आप मेडिकेशन ले सकते हैं. तो इसकी वजह से जो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो हेडेक के केस रात को 2 बजे भी आ जाते हैं, और वो जब तक उनको इंजेक्शन ना लगाएं उनकी हेडेक ठीक नहीं होती. और कुछ लोग हैं जो कि मार्फिन एडिक्ट हो जाते हैं इस हेडेक की वजह से, और वो उसमें डॉक्टर्स की बड़ी पॉपुलेशन हमारी शामिल है. जो कि फिर उसके बाद वो ये कि सबक्यूटेनियस, जैसा आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है, ऐसे वो मार्फिन का लगा लेते हैं. नेल्बिन मार्जन, नेल्बिन का आपको शायद ये भी एक टाइप है, सम टाइप ऑफ द एडिक्शन की है.
तो अब पाकिस्तान में हेडेक के लिए लोगों ने अब सेल्फ मेडिकेशन इतनी ज़्यादा कर ली है कि मेरे ख्याल में दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हेडेक इन द पाकिस्तान और मोस्टली इन द पंजाब। और अब मैं आपको बताऊं कि जो हम देहात में जब हम पेरिफीज में कैंप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो हेडेक का अब हम सबसे ज़्यादा सामना करते हैं वो दिस इज़ सम टाइप ऑफ द डेंजरस हेडेक, क्योंकि जो देहाती लोग होते हैं वो ज़्यादातर लिफ्ट नहीं कराते हेडेक को। तो वो जो हेडेक जो आपकी डेली बढ़ रही है, आपको कल कम थी आज ज़्यादा हो गई है, नेक्स्ट डे पे प्रोग्रेस कर रही है और आपको जो मेडिकेशन है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, दिस इज़ सम काइंड ऑफ द हेडेक जो कि आपको हो सकती है ट्यूमर से। अगर कोई रसोली है ब्रेन के अंदर वो प्रोग्रेस कर रही है, उसके साथ साथ सिम्टम्स ये होती हैं कि आपको हेडेक के अलावा आपको उसी साइड पे बोझ भी महसूस होता है। आपको जब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं दे हैव सम टाइप ऑफ द सीवियस सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, जब आपकी सर्कुलेशन को उसने मुतासर किया है उस रसोली ने और आपका एक साइड डैमेज हो गई है। तकरीबन 3 दिन पहले क्लिनिक पे मेरे पास पेशेंट प्रेजेंट किया है और वो लेबर था और उसको हेडेक ऐसे ही हो रही थी लेकिन उसी साइड पे मजदूरी भी करता है। अब वो आया तो उसका एक धड़ राइट हैंड मफलूज हो चुका था और जब वो सीटी स्कैन कराने गए हैं और उसको अब ये भी शुरू हो चुका था कि उसका पेशाब निकल जाता था और हर चीज़ जो है वो, तो इस तरह की हेडेक जो होती है दिस इज़ सम टाइप ऑफ डेंजरस हेडेक इसको हम कहते हैं। एक है जो फीवर के साथ हेडेक होता है, सीवियर टाइप ऑफ आपको हेडेक होगा, पर्सपायरेशन पसीना आएगा और शदीद किस्म के सदर के साथ बुखार होगा 103 104, दिस इज़ सम टाइप ऑफ द हेडेक विच इज़ कॉल्ड मेनिंजाइटिस, वायरल एनकेफेलाइटिस जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बड़ों में भी है और सऊदीया में जो अभी वैक्सीन शॉट हुई थी इसी चीज़ की वैक्सीन थी कि जब वो लगवा के जाते हैं, पाकिस्तान में भी लगवानी चाहिए, लोगों को अभी तक पता नहीं है कि मेनिंजाइटिस की वैक्सीन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे ये जहाँ पे जो लोग कुर्बानी के जानवर लेके आ रहे हैं ये लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं मेनिंजाइटिस से, वहाँ पे एनकेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस के पेशेंट इमरजेंसी के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं और ये इन्फेक्शन की वजह से होता है मेनिंजाइटिस। दिस इज मोस्ट कॉमन ऑफ टाइप ऑफ द वायरल एंड व्हेन इट इज बैक्टीरियल इट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस एंड इफ सिंपल वायरल दैट इज कॉल्ड एनकेफेलाइटिस। इसके साइंस जो होते हैं आपको हेडेक होगा, आपकी जो गर्दन है उसको आप ऐसे नहीं कर सकेंगे, आपकी रोटेशंस जो होती हैं इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, सोमी के नाम से इसको हम एज अ डॉक्टर्स की लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। अब जो गर्मी का मौसम है इसके अंदर आपको क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि जो आज की शो में हमें अपने नाज़रीन को बतानी चाहिए। उसके अंदर ये है कि जब भी आप तकरीबन दोपहर के टाइम जो कि तकरीबन 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक टाइम है, इसमें जब भी आप निकलें तो आप सर को ढांप के निकलें और सर को ढांपना भी आपने इस तरह से है कि जो कपड़ा मोटा हो, जो कि आप बारीक है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, ब्लैक कपड़े से ना ढांपें, वाइट कपड़ा यूज़ करें क्योंकि जो कलर्ड हैं और डार्क कलर्ड हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इससे आपको हेडेक होता है। साथ उसमें आप अगर पानी की बोतल रख सकते हैं या उसको आप गीला करके लेके जा सकते हैं तो वो उसके लिए बेहतरीन है। और बुज़ुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा है कि वो हीट स्ट्रोक का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो बुज़ुर्ग जो होते हैं उनके वैसे भी नींद नहीं आती, जो यंग हैं वो तो दफ्तरी औकात में मसरूफ़ होते हैं, दोपहर को निकलते नहीं हैं, तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो निकल पड़ते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ द पीक आवर्स जो कि हम कहते हैं 12:30 से तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक, दिस आर द पीक आवर्स इन द समर टाइम्स, तो इसमें आपको एहतियात करनी चाहिए। इसके बाद आप चाहे निकल भी सकते हैं, आप पानी और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग, घर आते हैं तो उसके अगर खुदा न खासा किसी को हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया तो उसको फौरी तौर पर आप जिस तरह के आजकल के फैंस यूज़ हो रहे हैं जिसमें आपके साथ वाटरिंग भी होती है तो वो थोड़े से इसमें अच्छा रोल प्ले करते हैं। पूरी बॉडी को आप नेकेड कर दें, उसके ऊपर आपने बर्फ़ का या जिस तरह भी पानी उसको जितना एक्सपोज कर सकते हैं आप वाटर यूज़ कर सकते हैं, बर्फ़ की कर सकते हैं, ताकि वो जो हीट स्ट्रोक का पेशेंट है उसका टेम्परेचर आपने बिल्कुल भी फ़ौरन उसको ये नहीं कर देना कि आपने उसको बर्फ़ वाले पानी से नहला दें, यस, तो फिर उसके अंदर उसकी जो है इलामतें जो है वो शदीदतर हो सकती हैं वो जो है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लोग घरों में जिस तरह लीमू पानी मैनेज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी तक वो उस तरह से सीज़न शुरू नहीं हुआ, अभी तक 42 से 44 तक चल रहा है, खुदा न खासा जैसे 48 तक ये पहुंचेगा तो मामला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर है भी है ना, हीट स्ट्रोक के चांसेस भी हैं, अभी एक तो गुजर गया, अब आगे भी उन्होंने कहा है कि आने हैं हीट स्ट्रोक, आने हैं। अभी तो कुछ बारिशें हुई, कुछ मौसम बेहतर हुआ है, लेकिन जब अब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना है
तो इससे ना सिर्फ हमारे बुजुर्ग शहरियों को अवॉइड करना चाहिए, बल्कि जो भी लोग जिस तरह से वो सडन निकलते हैं, एसी के अंदर से निकलते हैं और फ़ौरन ही बाहर पहुंच जाते हैं, तो इसलिए आपको या तो आप 26 पे रखें एसी को, आप 16 पे रखें ना, क्योंकि दफ्तरों में लोग अच्छा ये भी बड़ा है कि आप जी एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, ठंडा एसी वाला कमरा है, आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर गर्मी होती है, तब भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। Yes, a change of the temperature when the temperature is 32 and you go to into 42, this is a 10-degree temperature difference on the Celsius. This is very markedly आपको कम्प्लिकेट कर देता है। उसमें आपको आपकी जो बॉडी है वो एक यूज टू हुई थी एक ठंड के साथ, उसके जो मसाम थे उस हिसाब से ओपन थे। जब आप गर्मी में जाते हैं तो आपको पसीना भी उस तरह से नहीं आता, और जब आप इस चीज़ का शिकार होते हैं फिर दोबारा वापस आते हैं और आप फ़ौरन नहा लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, इससे लोगों को काफ़ी मसाइल का भी सामना हो रहा है। फिर उसके बाद लोग पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन वो कुछ देर हो चुकी होती है। तो इसलिए घर में भी आपको एहतियात करनी चाहिए, और दफ्तरों के अंदर मैं स्पेशली कहूँगा कि माले मुफ्त और दिल बेरहम वाला सिलसिला होता है, उन्होंने 16 से बंद ही नहीं करना, बाहर भी जाना है तो वो चलता रहना है। तो इसलिए 26 पे रखें, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। किसी ज़माने में हमारे पास एसी नहीं होते थे, तो तब भी तो गुजारा हो रहा होता था ना। ठीक है, अच्छा डॉक्टर शुएब ये मुझे बताइए कि जितने भी आपने लिस्ट की हैं हेडेक्स को, उसमें से ज़्यादातर जितनी भी होती है, मैंने जो देखी अपने इर्द गिर्द, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा हेडेक हो रही है तो दवाई खा लो, पैनाडोल खा लो, या कोई और इस तरह का फार्मूला जो है ना वो खा लो आप दवाई का, तो आपकी 10-15 मिनट तक सही हो जाएगी, या फिर चाय पी लो। ये बड़े कॉमन चीज़ें हैं ना जो हमारी प्रैक्टिसेस में हैं आजकल। तो किसी भी किस्म की अगर आपको हेडेक है तो उसमें दवाई खाना ज़रूरी है, या फिर हम गलत कर रहे होते हैं, दवाई नहीं खानी चाहिए? जो मैंने आपको बताया ना एसिड इंड्यूस हेडेक है, ये तो होती भी दवाई के कॉमन इस्तेमाल की वजह से है। तो इसको आप मेडिसिन को तब तक अवॉइड करें जब तक अनबियरेबल पेन में ना पहुंचे, क्योंकि कुछ हेडेक्स होती हैं, कुछ जिसको हम मीठी दर्द कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सबसाइड हो जाती है। जो कि आपने स्किप ऑफ मील किया है चीज़ें, वो आप अवॉइड करें। द कॉज शुड बी इवेलुएटेड एंड रूल्ड आउट। जब वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप खाना टाइम पे ले रहे हैं, या आप नींद कर रहे हैं, या आप अगर आप रात को नहीं सो सके, तो फिर आप सुबह के टाइम आपको पता होगा मुझे ये हेडेक होनी है। और बाज़ लोगों की हेडेक वो सही नहीं होती, वो चलती रहती है, तदरीज बढ़ती है। वो फिर जब दफ्तर जाते हैं तो वो फिर वहाँ से मेडिसिन मंगवाना, तो ऐसे लोगों को मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में, जिन्होंने आप रूटीन एक्टिविटी करनी है। अलबत्ता हर चीज़ को दवाई के साथ करना सही नहीं है, कि वो आप अपने बाकी ऑर्गन्स को भी या बाकी चीज़ों को भी, अपनी बॉडी को जो है ना वो रिस्क में डाल रहे होते हैं, ख़तरे में डाल रहे होते हैं। तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स हैं हेडेक्स की, और उस पर हमने बात की है, उसको किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए इलाज क्या है वो भी हमने बता दिया है। और इस गर्मी से बचना है, इसमें हीट स्ट्रोक ना हो जाए, दर्द ना हो जाए सर में, उस पर भी हमने बात की। डॉक्टर शुएब नियाज़ी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।